हाय एवरीवन, वेलकम टू परमानेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन का। आज फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में बच्चे मैंने एक्सप्लेन किया था मोल कंसेप्ट क्या होता है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो एक चीज से दूसरी चीज में अगर डालते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। हेनरी लॉ के बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन थी विद एग्जांपल एवरीथिंग। फिर डाल्टन लॉ क्या था, रॉल्स लॉ क्या था, वेपर प्रेशर का क्या रिलेशन है, आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन, आइसोटॉप्स, सब कुछ पढ़ा चुके हैं बच्चे। इसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आज हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? वो सारी प्रॉपर्टीज जिसमें मेरे को सिर्फ इससे मतलब है कि हमारे पास जो सोल्यूट है वो कितने पड़े हैं। इन रिस्पेक्ट में कोई मतलब नहीं है किस नेचर का। मतलब एक साइड पे तुम अगर नमक ले रहे हो और एक शुगर ले रहे हो, मेरे को कोई मतलब नहीं कि तुम नमक ले रहे हो कि तुम चीनी ले रहे हो। मेरे को ये इससे मतलब है कि तुम ये कितनी ले रहे हो, 10 किलो ले रहे हो, 100 किलो ले रहे हो, इससे मतलब है। अब कहते कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कहते हैं लेटिन में को का मतलब होता है टुगेदर और लिग्री का मतलब होता है बाइंड। कहते जो हमारे पास चार प्रॉपर्टीज मेंशन की है जिसमें से मैं आज आपको फर्स्ट 3 पढ़ाऊंगी और नेक्स्ट जो है हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए होगा। तो कहते हैं ये जो प्रॉपर्टीज है हमारे सॉल्यूशंस की, ये डिक्रीज इन वेपर प्रेशर के साथ लिंक्ड है। कैसे, इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है हमारा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो इन्होंने कहा, कहते एक सॉल्यूशन है। पहले हमारे यहाँ पास ना यहाँ पे सॉल्वेंट पड़ा था अकेला, मस्त में था एंड अच्छा वेपर प्रेशर था, इसका गुड था। एक यहां से आपने क्या डाल दिया, सॉल्यूट। कहते जैसे आप सॉल्यूट डालोगे ना इसमें तो इसका वेपर प्रेशर बच्चे कम हो जाता है। तो वही हम पढ़ेंगे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कहते हैं ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। देखो बच्चे ये तो पता ही लग रहा है, तो कितना लोअर हुआ ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि हमारे जो सोल्यूट है उनकी कंसंट्रेशन हम कितनी डाल रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे इनिशियली जहां पे मेरे पास जो सॉल्वेंट का प्रेशर था वो कितना था, हम कह रहे हैं P1। P1 आगे किसके इक्वल है, ये X1, और ये इसके प्योर स्टेट में कितना इसका प्रेशर था उसके। अब मैं कह रही हूँ इसके प्रेशर में रिडक्शन हो चुकी है जब मैंने इसमें सल्यूट डाल दी है। तो फाइनल जो इसकी प्योर स्टेट थी उससे अब इसका प्रेशर कम हो चुका है, तो उनका डिफरेंस ही हमारा ये होगा ना कितना रिडक्शन आया है। तो यहाँ पे हमारे पास P1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, वो यहाँ पे इन्होंने फिल किया बच्चा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इनमें जो ओवरऑल जो प्रेशर का चेंज आया वो इतना है। और यही अगर दूसरे एलिमेंट का देखना हो तो वो कैसे करेंगे, हम 1 में से माइनस कर लेंगे पहले वाले का, तो वो x2 की वैल्यू निकल आएगी। अब बच्चे इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे जो सोल्यूट हैं वो नॉन वोलेटाइल नेचर के हैं, तो हम ये कहेंगे जो हमारा टेम्परेचर या फिर हमारा वेपर प्रेशर लोअर हो रहा है वो जस्ट किस पे डिपेंड करता है कि वहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सोल्यूट्स पड़े हैं उनकी मोल फ्रैक्शन कितनी पड़ी है, जिसे हम डोनेट करते हैं x2 के साथ। मतलब कि यहाँ पे x2 मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन आगे किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट्स ऑफ सोल्यूट। समझ आई बच्चे बात। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखो, मैम हमें यार ये समझ नहीं आ रहा, आप N2 X2 वगैरह लिख रहे हो। बच्चे आपकी बुक में ना यहाँ पे भी 2 लिखा हो, यहाँ पे W2 लिखा हो, मतलब ये सारे ना चीजें बात कर रहे हैं सोल्यूट की। और जहां पे वैल्यू N1 या फिर M1 W1 वो सारी बातें हो रही हैं सॉल्वेंट। ये ध्यान रखना बच्चे ना इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम N2 तो मैम सॉल्वेंट को लेंगे, सोल्यूट को तो मैं तो आपको पहले डिफाइन कर रही हूँ। अब इन्होंने क्या कहा, कहते हैं अगर हम कह रहे हैं कि जो मेरे नंबर ऑफ सॉल्वेंट्स जो हैं उसको मैं N1 कंसीडर करूंगी और सोल्यूट्स को क्या करूंगी, मैं N2 कंसीडर करूंगी। और जब मैं कह रही हूँ उसमें बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, तो मतलब सॉल्वेंट के जो मोल्स हैं वो ज्यादा होंगे कंपेरेटिवली जो हमारे सोल्यूट के हैं, तो उस कंडीशन में ये वाली चीज निग्लेक्ट हो जाती होती है। उससे ये इक्वेशन हमारी बन गई बच्चे। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स किसके आगे इक्वल होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वही चीज इन्होंने यहाँ पे डिपिक्ट किया है। यहाँ पे ये गिवन मास किसका है बच्चे, सोल्यूट का, और यहाँ पे गिवन मास किसका है बच्चे, ये सॉल्वेंट का। समझ आई बात। इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, W2। W2 का मतलब क्या है, यहाँ पे गिवन मास है किसका, सोल्यूट का। गॉट इट।
ये चीज है। नेक्स्ट, इसी बेस पे एक एग्जांपल दिया है, कहते हैं अगर प्योर स्टेट में हम वेपर प्रेशर देखिए बेंजीन का, मतलब क्या दिया हुआ है हमें, पी नॉट कितना है बच्चे, ये 0.850 बार। साथ साथ में गिवन लिख लोगे ना, तुम्हारी कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। अब इन्होंने कहा एक नॉन वोल्टाइल हमने एक सॉलिड डाल दिया उसमें, कितना 0.5 ग्राम, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, W2 कितना दिया हुआ है, 0.5 ग्राम। और किसमें डाला है, 39 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, मतलब W1 दिया हुआ है हमें। अब इन्होंने कहा, कहते हैं वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का हो गया इसको डालने के बाद, वो कितना, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, P1 की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 0.845 से पूछा है आपने मोलर मास निकालना है सॉलिड जो इसमें डाला है। तो मोलर मास मतलब हमने क्या निकालना है, M2। मैम फिर इसमें यहाँ पे सब कुछ तो गिवन है, बट यहाँ पे फिर बेंजीन का भी जो, मतलब हम कह दें कि हमारे पास M1 की भी नहीं वैल्यू है। बच्चे ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा ना जिसे हम बेंजीन कह रहे हैं, तो बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, 78। तो आपके पास सारी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाओगे, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल्स टू W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। इसको लगाओ और आपका आंसर आ गया। यहाँ पे ये देखो सारी वैल्यूज यही भरी हुई हैं जो मैंने आपको बोला है। बच्चे अगर आपको गिवन निकालना आ गया ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन लानी है और क्या करना है। अब नेक्स्ट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इन्होंने यही कहा है, कहते हैं हमारा बॉइलिंग पॉइंट तभी इंक्रीज होता है जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है हमारे सॉल्वेंट में ऐड करते हैं। अब कोई चीज बॉइल कब होती है, जब हम कहते हैं जो हमारा वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया है। मतलब कि हम कहते हैं जो हमारा वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 373 केल्विन पे बॉइल होता है एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। कहते हैं जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज तब होगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। सपोज करो आपने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, शुगर या फिर सोल्ट, तो ओवरऑल जो सोल्यूशन में मेरा वेपर प्रेशर है बच्चे वो कम हो जाएगा। अगर मैंने उसको बॉइलिंग पॉइंट के बराबर लेके आना है तो मेरे को उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, कहते हैं सोल्यूशन का अब लोअर हो गया वेपर प्रेशर, तो वो सेम रेट पे जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है ना वो उसके साथ सेम रेट पे बॉइल तो नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने कहा, कहते हैं अगर मेरे पास शुगर का सोल्यूशन है, कभी भी देखना उसको जब अभी आपने बॉइल करना है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर लेके जाना पड़ता है बच्चे। क्यों? क्योंकि जब पानी अकेला था वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो सकता था, बट जैसे ही तुमने शुगर डाल दी तो वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर कम हो गया तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तभी शुगर सोल्यूशन बनेगा। बच्चा समझ आई बात? यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो सोल्यूशन का होता है वो ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू प्योर सॉल्वेंट। अभी हमने बात की है यहाँ पे पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, बट जो शुगर का सोल्यूशन है उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा किया है। इसी को ही हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चे इन्होंने कहा ये चीज भी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है कि हमारा जो एलिवेट कितना करना है बॉइलिंग पॉइंट, वो होती है डिपेंड नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स वहां पे कितने पड़े हैं। मेरे को कोई मतलब नहीं उनका नेचर कैसा है, मेरे को बस ये मतलब है कि उनके नंबर वहां पे कितने पड़े हैं। देखो बच्चे अगर आप इस डायग्राम में समझना चाहो, एक प्योर सॉल्वेंट था, उसका वेपर प्रेशर यहाँ पे ये है, ठीक है, और वहां पे मैं कह रही हूँ वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो रहा है और अच्छे से वो इवेपोरेट भी कर रहा है। बट यही आप जब सोल्यूशन बना दिया सेम वेपर प्रेशर पे, उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, ये आगे बढ़ गया यहाँ पे स्केल पे, देखो, है ना। तो मतलब कि हमें उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा कि उसका वेपर प्रेशर अब इंक्रीज हो जाए। बच्चा हम डिपिक्ट कैसे करेंगे, हम कहेंगे जो इंक्रीज आया है वो बॉइलिंग पॉइंट का, उसी हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का उसमें से माइनस कर दो जो बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, आपके पास आ जाएगा कि टोटल एलिवेशन कितना हुआ है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, कहते हैं अगर मेरे पास कोई डिल्यूटेड सॉल्यूशन है उसका जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। समझ आई बच्चे बात? तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट ले लिया केबी। अब यहाँ पे मोलैलिटी हमने कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब एन अपॉन हमारे पास जो वॉल्यूम होगा हमारे सॉल्वेंट्स का, तो उसकी बात की है बच्चे। तो यहाँ पे इसको अगर प्रॉपरली डिफाइन करना है मैंने, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास करोगे तो आपके पास मोलैलिटी आ जाएगी बच्चे। वही चीज इन्होंने यहाँ पे की है बच्चा। अब इसी से ही हमारे पास मोस्टली क्या फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे आपने इस वैल्यू को इक्वेट किया, एम की वैल्यू यहाँ पे भर दी, तो आपके पास फाइनल वैल्यू ये आ गई। तो मोस्टली फाइंड क्या करना होता है कि आपके पास जो यहाँ पे सोल्यूट पड़ा है उसका मोलर मास कितना है, तो इसको इन्होंने यहाँ पे लिया और टीबी को नीचे लिया, ये चीज है। इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कहते 18 ग्राम्स आपने ग्लूकोज लिया, मतलब कि यहाँ पे ये सल्यूट लिया, ये W2 की वैल्यू है, ये 1 kg वाटर, मतलब कि हमारे पास कितना ये W1 दिया हुआ है, ये इतना एक सॉस में आपने डाल दिया, सॉसेस पैन में। अब इन्होंने कहा है कितना टेम्परेचर उन्हें चाहिए होगा वाटर को बॉईल करने के लिए। वाटर को बॉईल करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होगा बच्चे? हमने कहा था डेल्टा टी जो होता है वो TB टी नॉट बी के इक्वल होता है। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 373 केल्विन, बॉइलिंग टेम्परेचर इतना होता है ना वाटर का। और अभी हमने क्या निकालना है बच्चे? डेल्टा टी। अगर आप डेल्टा टी निकाल लोगे तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे इसके साथ प्लस हो जाएगी, तो आपके पास पता लग जाएगा ना कितने टेम्परेचर पे बॉईल करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे? डेल्टा टी। अब मैम डेल्टा टी कैसे निकाले? देखो बच्चे यहाँ पे कांस्टेंट भी दिया हुआ है, मतलब केबी की वैल्यू दी हुई है। आपके पास दो फॉर्मूला, या तो सिंपली ये मोलैलिटी वाला, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा लो, बात तो सेम ही है। अब यहाँ पे केबी की वैल्यू दी है, आपके पास W2 दिया है 1000 है, W1 है मैम M2। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है? 180। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा टी पता लग जाए कितना चेंज आया, जो कि यहाँ पे है। अब कितना चेंज आया है उसको 373 के साथ जब प्लस करोगे तो पता लग जाएगा कि हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा कि वो बॉईल हो जाए। यही बच्चे आपके एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इन्होंने क्या किया? पहले यहाँ पे मोलैलिटी फाइंड कर दी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, गिवन मास अपॉन मोलर मास किया, तो हमारे पास नंबर ऑफ सोल्यूट्स हो के आ गए। उसके बाद जो हमारे पास जो सॉल्वेंट था वो इन केजी दिया हुआ था, 0.1 को 1 के साथ डिवाइड किया, इन्होंने पहले मोलैलिटी फाइंड कर दी और इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी वैल्यू आ गई। दोनों में से कोई भी मेथड लगा लो, सेम चीज ही है बच्चा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पॉइंट बेंजीन का इतना होता है, मतलब ये हमें इनिशियल स्टेट में, जब ये प्योर स्टेट में तब का इसका क्या दिया हुआ है हमें कि कितना बॉइलिंग पॉइंट है। अब इसमें हमारे पास टी नॉट बी की वैल्यू दी हुई है, मतलब यहाँ पे हमें कहा है कि 1.8 ग्राम जो है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है, मतलब ये हमें क्या दिया हुआ है? W2 दिया हुआ है, और ये कितने बेंजीन में डाला है? ये W1 दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, इन्होंने कहा बॉइलिंग पॉइंट उसका राइज हो गया। अब कितना हो गया? इतना, मतलब ये हमें क्या दिया हुआ है? TB की वैल्यू दी हुई है। तो मतलब ये बच्चे आपके पास टी नॉट है और TB है, ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी। वही चीज इन्होंने फर्स्ट स्टेप पे निकाली है कि कितना चेंज आया टेम्परेचर पे, वो ये है। अब इन्होंने कहा है मोलर मास निकालना है सोल्यूट का, मतलब क्या निकालना है? M2। और बेंजीन हमारे पास जहां पे जो कांस्टेंट है बेंजीन का दिया हुआ है वो ये है। सेम यही फॉर्मूला भरोगे, इसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी। बस ये M2 उठा के ऊपर लिख देना और जो हमारे पास डेल्टा टी है वो नीचे ले आना, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है और आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट्स लगाना मत भूलना, ग्राम्स पर मोल। फिर आगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चे क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट का जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा, सपोज करो वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या कह रही हूं मैं? 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कि अगर तुम कोई सोल्यूशन पानी में कोई चीज घोल दोगे तो उसको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। मतलब इनिशियली अगर तुम 0 डिग्री पे कोई चीज जो है वो फ्रीज कर पा रहे थे, अब वो माइनस में, मतलब -18 डिग्री या फिर -4 डिग्री, ऐसे उसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा, उस पर जाके वो फ्रोज होएगा। वो ये पॉइंट आपको डिपिक्ट किया है। और इनके डिफरेंस को हम किसके साथ डिपिक्ट करते हैं?
डेल्टा टी एफ, जो कि इन्होंने कहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। समझ आई बच्चे बात? जो बॉइलिंग वाला था वहां पे था हमारे पास डेल्टा टीवी, यहाँ पे जो अब चेंज आया था वो ज्यादा था ना, यहाँ पे देखो ये पीछे को गया ग्राफ, जो बॉइलिंग वाला था वहां पे ग्राफ आगे को जा रहा था, तो उस कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला ये था। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है बच्चा? इसमें भी सेम वही है कि नॉन वोलेटाइल अगर आप सॉलिड डालोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, अगर वेपर प्रेशर कम हो गया है और हमने सॉल्वेंट के बराबर लेके आना है तो हमें अपना फ्रीजिंग पॉइंट भी कम करना पड़ेगा। दोनों चीजों में एक चीज समझो बच्चे, पिछले वाले में बॉइलिंग वाले में हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा था, इस कंडीशन में हमें फ्रीजिंग पॉइंट कम करना पड़ेगा। अब इसमें भी सेम वही रिलेशन है कि जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये किसके इक्वल है, मोलैलिटी, और इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो यहाँ पे कांस्टेंट लग गया, और ये जो कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है, अभी हमने कितना भी पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं, बट यहाँ पे जो आपके पास कांस्टेंट है के एफ और के बी, हमारे पास सॉल्वेंट किस टाइप का, पानी ले रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा। समझ आई बच्चे बात? तो इसको ही आगे मैंने मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी निकालने का सेम तरीका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसको हम इस तरीके से भी डिपिक्ट करते हैं, ये वैल्यू जाके इन्होंने यहाँ पे भर दी तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा टी का फॉर्मूला बन गया। अब मैम यहाँ पे अगर आपने के एफ या फिर के बी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हमारे पास ये वाले आप फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो आर है वो गैस कांस्टेंट है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, और जो M1 है हमारे पास ये मोलर मास है बच्चे। यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर हो गया है या फिर हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो हो गया उसको मेंशन करोगे। यहाँ पे हमारे पास जो इंथैल्पी चेंज आया, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, आप इनको ही वैल्यू यहाँ पे मेंशन करके क्वेश्चंस करोगे। अगर आप देखोगे ना इनके इतने क्वेश्चंस है नहीं, हमारे मेन क्वेश्चंस जो हैं इन फॉर्मूला से इक्वेट किए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने वन की, यहाँ पे इन्होंने कहा इथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स किया है वाटर में, कितना ग्राम किया इन्होंने, मतलब हमें W2 दिया हुआ है 845 ग्राम, और कितने पानी में, मतलब W1 दिया है हमें 600 ग्राम। तो हमने फर्स्ट फाइंड करना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब कि डेल्टा टी एफ, और दूसरे कंडीशन में हमने फाइंड करना है टी एफ, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो अब यहाँ पे मैम आप कहोगे मैम डेल्टा टी एफ अगर आप बात कर रहे हो तो आपने कहा था कि मैम वो तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ के इक्वल होती है यहाँ पे। मैम टी नॉट एफ किसकी वैल्यू होती है बच्चे, ये होती है वाटर की। वाटर किस पॉइंट पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम लिखते हैं 273.15 केल्विन। तो अब आपने पहले क्या निकालना है, डेल्टा टी एफ निकाल लोगे, ए पार्ट निकाल लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सेकेंड वैल्यू तो इजिली निकल जाएगी। अब मैम इसको निकालने का तरीका क्या है, डेल्टा टी एफ को मैंने अभी बताया के या एम कर लो, यहाँ पे एम क्या है हमारे पास, मोलैलिटी, या फिर मोलैलिटी को अलग से सॉल्व करके इस वैल्यू में फिल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैम यहाँ पे बट इन्होंने के एफ भी नहीं दिया बच्चे, आपकी बुक में ना मेंशन किया हुआ है, एक बॉक्स एक चार्ट दिया हुआ है, प्रॉपरली वहां पे मेंशन है सभी के बी और के एफ की वैल्यूज, तो वहां पे गिवन था उसकी वैल्यू है 1.86। क्या मैम हमें ये लर्न करनी पड़ेगी, नहीं बच्चे, आपको हर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि केबी की वैल्यू क्या है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पिछले वाले पेज पे दिया हुआ था तो डायरेक्टली इन्होंने फॉलो कर दिया। या तो आप ये वाला फॉर्मूला निकाल लो, यहाँ पे मोलैरिटी अलग, वही जो हमारे पास सल्यूट है उसका गिवन वेट अपॉन मोलर मास, यहाँ से उसके नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, और जो वाटर है वाटर का गिवन वेट अपॉन 100 ग्राम्स में कितना होगा, तो इसका हमारे पास आ गया कि वॉल्यूम इन केजी कितना पड़ा है। इसको सॉल्व करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी मोलैलिटी कितनी होती है, इससे आपकी वैल्यू आ गई। अगर आपको लगता है कि मैम ये हमें ज्यादा टफ लगता है, आप ये वाला बताओ, तो आप यहाँ पे के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2 का फॉर्मूला लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैम इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास कितना होगा बच्चे, वो होता है 62, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इन वैल्यू में से। अब आगे बात एग्जाम्पल नंबर 1.10 की। अब यहाँ पे इन्होंने कहा, कहते हैं एक सल्यूट डाला, वो कितना 1 ग्राम, मतलब ये हमें क्या दिया हुआ है, W2 की वैल्यू दी हुई है, कितने बेंजीन में डाला है इन्होंने 50 ग्राम्स, मतलब ये हमें क्या दिया है W1। अब
इन्होंने कहा, कहते उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना कम हो गया बच्चे, इतना कम हो गया, मतलब ये हमें क्या दिया हुआ है, डेल्टा टी एफ दिया हुआ है। अब इन्होंने यहाँ पे कांस्टेंट की, फ्रीजिंग पॉइंट की कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, हमसे पूछा है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है तो मैम ये सारा फॉर्मूला एज इट इज आ जाएगा, बस यहाँ पे जो M2 है वो इसकी डेल्टा टी एफ की जगह ले लेगा और टी एफ जो है इसकी जगह पे आ जाएगा। इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा और उसकी यूनिट्स आएंगे ग्राम्स पर मोल में। आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। आपको आई होप सो सारा समझ आया होगा जो मैंने आज की क्लास में करवाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल कनेक्ट टुमारो फॉर आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड अदर देन दैट आई विल dictate you some questions, important questions, PYQs, everything in upcoming classes, so stay tuned with me.